हाय बच्चे, कैसे हैं आप लोग। और अभी के सेशन में आपका स्वागत है। तो देखते हैं हम लोग केमिस्ट्री न्यूमेरिकल में क्या क्या है। आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न, चलिए तो देखा जाए बच्चे। ए बाबू, ए बाबू, अरे केमिस्ट्री वाला न्यूमेरिकल वाला कहाँ चल रहा है। हाँ नहीं नहीं, पीडीएफ तो है ये है, देखिए ना वो चल नहीं रहा है। हाँ शेड्यूल नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। 9:30 नहीं, कहाँ गया है, कहाँ हट गया है वो, देखते डिलीट बुझा रहा है। देखिए ना पूरा हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, जबकि शेड्यूल थंबनेल नहीं आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो हम बात क्या करेंगे उस पर, दूसरा पर कैसे करेंगे। उसका तो 11 बजे से शेड्यूल लगा हुआ है, इसको ऑफ करेंगे तो दूसरा पर चला जाएगा। हाँ नहीं, हम तो 9 बजे वाला तो ले लिए, वो ग्रुप डी ले लिए। हाँ कहा अपने आप हट जाता है, टाइमिंग पे नहीं होगा तो वो हट जाता है। वो है पहले कैसे होता था कि टाइमिंग पर लेते थे तो अपने अति हो जाता था। ये कह रहा है कि वेटिंग फॉर रुक्मिणी प्रकाशन अप्रैल 17 इतना 9:30 बजे। फाइल डिलीट बुझा रहा है, वहां पर जो 3 तो बिंदी बिंदी आ रहा है ब्लैक ब्लैक करके। हाँ कैसे देखिएगा। अरे उसे जो लड़का है उसको आपको नहीं पता है इस सब विषय में। क्या बोले, ये तो अभी लिए हैं, अभी तो लिए हैं जो वो है। अगर हटने का रहता तो ये भी तो हट जाता, ये भी हम लेट से लिए हैं आज। हटने वाला बात अगर रहता तो ये भी तो हम लेट से लिए थे। ऐसे ये हो रहा है सर, रिकॉर्ड भी हो रहा है, अगर नहीं हो तो फिर वो चले जाएगा। रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ हाँ कैसे नहीं भी होगा तो उसको अपलोड कर दिया जाएगा, तो सेव हो जाएगा ना। ठीक, चलिए बच्चे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
यहाँ देखिए 273 केल्विन का मान किसके बराबर होता है, तो 273 केल्विन बोल रहा है बच्चे। तो आपको पता है 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। मैंने बार बार आपको बताया है कि देखिए क्या होगा, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हम बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट यहाँ देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों पर हम चर्चा करते हैं। क्या होता है सभी पर, तो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब डिग्री सेल्सियस पर बात कर लेते हैं, डिग्री सेल्सियस, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस हो गया और बॉइलिंग पॉइंट हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। फिर देखते हैं, ठीक है, आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा, तो ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपको 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर हम केल्विन में बात करेंगे तो केल्विन में क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा 273 केल्विन और ये हो जाएगा 373 केल्विन। तो ये बातें याद रखनी चाहिए आप लोगों को। चलिए 273 केल्विन और ये 373 केल्विन हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा क्या, तो आपको यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। Al2O3 प्लस NaOH प्लस H2O, हम लोग सबको जोड़ देते हैं। क्या क्या बात कर रहे हैं बच्चे, तो ये देखिए Al2O3 है, प्लस क्या है NaOH है और प्लस क्या है H2O है। ये तीनों को हमने जोड़ दिया। जब ये तीनों को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो बच्चे ध्यान में रखिएगा कि ये बनेगा, किसका निर्माण करेगा, तो ये बन जाएगा NaAlOH4, NaAlOH4, ठीक है। तो सोडियम एल्युमिनियम, ठीक है, टेट्रा हाइड्रोक्साइड, सोडियम एल्युमिनियम टेट्रा हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेगा। तो NaAlOH4। अब देखिए ये सॉलिड है और लिक्विड है, एक्वस है। बच्चे आपको पता है जल से जोड़ रहे हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, तो आपको एक्वस होगा। क्या होगा, एक्वस हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा क्या हो जाएगा, एक्वस हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम में मौजूद CO2 के अणुओं की संख्या ज्ञात करें। तो बच्चे CO2 के 44 ग्राम, CO2 पता है कि आपको 12 प्लस 32 कितना हुआ, 44 ग्राम बराबर कितना मोल, तो 44 ग्राम बराबर 1 मोल हो गया। और 1 मोल पदार्थ में कितने अणु परमाणु या आयन होते हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻23 अणु, ठीक है, होते हैं बच्चे। अगर इसमें परमाणु बोलता तो 3 से इसमें और गुना करना पड़ता, तब ये परमाणु निकल जाता। चूंकि अणु बोल रहा है तो 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। देखिए हीलियम के 52 ग्राम में कणों की संख्या कितनी होगी, तो बच्चे हीलियम का नंबर ऑफ मोल से निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल से निकालिए। कैसे निकालेंगे, तो बच्चे आपको पता है कि दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान 52 ग्राम है और आणविक द्रव्यमान 4 है, काट दीजिए 13 आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लीजिए। यहाँ देखिए समीकरण ZnO प्लस 2NaOH प्लस H2O, ये Na2 ZnOH4 बन गया। समीकरण संतुलित करने के लिए उत्पाद के कितने मोल की आवश्यकता होगी, तो उत्पाद के कितने मोल की आवश्यकता होगी। बच्चे यहाँ देखिए Na2 है तो 2NaOH तो पक्का चाहिए, यहाँ पर 2NaOH चाहिए, कोई बात नहीं है, 2NaOH चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब देखिए क्या होगा, आपको पता है कि 2ZnO भी ले लेते हैं। यहाँ देखिए 2ZnO ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी 2H2O ले लीजिए। अब क्या हुआ, तो Na2ZnOH4, Na2ZnOH4, तो Na2ZnOH4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ठीक है आपको कितने कितने मोल हो जाएंगे, तो बच्चे अब ये सबका 1 मोल। यहाँ देखो उत्पाद का कितना मोल होगा, पूछ रहा है उत्पाद का कितना मोल होगा, तो उत्पाद का 1 ही मोल होगा। अब देख लीजिए कैसे, तो 2ZnO, तो ZnOH होल 4, ZnOH होल 4, यहाँ देखिए यहाँ ZnOH होल 4, तो 2 मोल ZnO और 1 मोल जल हो गया बच्चे, Na2ZnOH होल 4। तो यहाँ क्या कीजिए, एक काम और कीजिए, यहाँ पर एक ही रहने दीजिए, तब क्या हुआ, तो ZnO 2NaOH होल 4, तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन का 4 अणु होना चाहिए, तो 2 यहाँ पर 4, 1 वहाँ पर 5 हो गया, और यहाँ पर हो गया ये, तो H2 बाहर निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा Na2ZnOH
H2O4 यानी 1 मोल अणु बाहर होगा। याद रखिएगा 1 मोल अणु बाहर होगा। इस तरह का बैलेंस करने के लिए आपको इक्वेशन देगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे बच्चे तो बैलेंस आपको आराम से हो जाएगा। यदि उत्पाद के कुल परमाणु, ठीक है, आपको उत्पाद के अभिकारक के कुल परमाणु अगर प्रतिफल के कुल परमाणु के बराबर हो जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, तो बच्चे इसे हम कहेंगे क्या, तो संतुलित समीकरण कहेंगे। यहां देख लीजिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपको ऋणात्मक कण होता है इलेक्ट्रॉन, ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणात्मक कण होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपको परमाणु का सबसे सूक्ष्मतम कण भी होता है, ध्यान में रखना है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए P4O10 प्लस H2O क्या बन गया, H3PO4। समीकरण पर ध्यान दें, इस अभिक्रिया में जल के आवश्यक कण कितने होंगे, तो बच्चे यहां पर देखिए P4O10, ध्यान दीजिएगा जरा, P4O10 है, अब प्लस क्या है, H2O है, और ये बन जाएगा H2O है, ठीक है। P4O10 प्लस क्या है, H2O है, और ये बन गया, क्या बन गया, अब ये बन गया H3PO4 बन गया, H3PO4 बन गया। तो आपको समीकरण पर ध्यान दें, इस अभिक्रिया में जल के आवश्यक कण होंगे, तो कितने जल के आवश्यक कण होंगे, तो ध्यान दीजिएगा जरा मेरी बात पर। तो बच्चे जल अगर 6 अणु ले लेते हैं, 6 अणु जल का ले लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर देना पड़ेगा कितना, तो बच्चे यहाँ देना पड़ेगा आपको 4H3O4। यहाँ देखिए 4H3O4, 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12, 4 तिया 12 हो गया हाइड्रोजन का, P 4 ठो, तो 4 ठो P, ठीक है। ऑक्सीजन कितना, 4 चौके 16, तो 6 यहाँ पर 10, यहाँ पर 16, सही है बच्चे। तो क्या होगा, तो जल के आवश्यक कण कितने होंगे, तो 6H2O हो जाएगा, तो जल 6 अणु हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करके आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से बैलेंस करने से हमारा इक्वेशन प्रूव्ड हो जा रहा है, तो उसके आधार पर इसका आंसर देना पड़ेगा। याद रखिएगा इसमें अभिकारक के कुल परमाणु प्रतिफल के कुल परमाणु के बराबर होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 51 ग्राम ऑफ अमोनिया। बच्चे 51 ग्राम ऑफ अमोनिया में कितने मोल्स हैं, यहाँ देखिए NH3 अमोनिया मतलब क्या हुआ, NH3 और NH3, और N का मतलब क्या हुआ 14 ग्राम, और H का मतलब क्या हुआ 3, तो क्या हो गया 17 ग्राम, बराबर कितने मोल, 1 मोल होता है बच्चे। तो आपको मोल निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर कैसे निकालेंगे, तो दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, तो दिया गया द्रव्यमान कितना है, तो 51 है, बटे क्या हुआ 17 है, 17 क्या हो गया 51 हो गया, यानी 3 मोल्स प्राप्त होगा। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, तो 233 का बी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, यहां देखिए 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कराने पर उस पर बल कितना लगेगा, तो बल F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, और संवेग में परिवर्तन की दर को भी हम बल कहते हैं। यहां देखिए द्रव्यमान कितना 20 गुना 2 कर दीजिए 40, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और इसको बोलते हैं न्यूटन बच्चे, तो 40 न्यूटन हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, डी नंबर हो गया। चलिए ध्यान में रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए एक रेडियोधर्मी धातु जो केंद्रित ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है और 1789 में खोजी गई थी, जिसकी परमाणु संख्या 92 है, वह कौन सा है तो यह जो है बच्चे क्या है, आपको यूरेनियम है। याद रखिए यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 दो प्रकार के क्या होते हैं, इसके समस्थानिक होते हैं। ध्यान में रखिएगा कि 92U238 जो है यह क्या है, यह आपको अत्याधिक धात्विक होता है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा में सबसे अधिक प्रयोग किसका करते हैं, तो 92U235 करते हैं। जबकि रेडॉन जो होता है बच्चे वह अक्रिय गैस है, सोना यह क्वाइनेज मेटल्स है, सिलिकॉन यह आपको उपधातु है। चलिए बहुत प्रमुख अर्धचालक के रूप में उपयोग किया जाता है इसका। नेक्स्ट देखते हैं फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या होता है, तो फेरस Fe और क्लोराइड Cl। तो बच्चे फेरस Fe, ठीक है, Fe का क्या हुआ 2, अस मतलब 2, क्लोरीन का संयोजकता 1 होता है बच्चे, दोनों को एक को इधर कीजिए, क्या हो जाएगा FeCl2 हो जाएगा इसका क्या, फेरिक क्लोराइड का, फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र FeCl2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। यहाँ देखिए द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको जिप्सम से बनाए जाते हैं। जिप्सम का फार्मूला CaSO4 होता है। इसको कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बोलते हैं, लेकिन जिप्सम को अगर हम 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो ये बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फार्मूला CaSO4 हाफ H2O होता है, और इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, मूर्ति के निर्माण में करते हैं। ध्यान में रखिएगा बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ नाइट्रोजन इज 28, द इट्स एटॉमिक मास इज 14, द एटॉमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज। बच्चे मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको क्या है, तो जब भी नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन
ठीक है, का एटोमिसिटी कितना होगा, तो N2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, N2 बोलते हैं बच्चे, N2 बोलते हैं। कैसे होगा N2, तो आपको पता है कि इसको नंबर ऑफ मोल से निकालना पड़ेगा। एटोमिसिटी बराबर, ठीक है, एटोमिसिटी बराबर क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर मास या मास ऑफ नाइट्रोजन बटे आपको क्या करेंगे, एटॉमिक मास कर लेंगे। यहाँ देखिए आपको पता है कि मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है 28 और एटॉमिक मास कितना है 14 है। काट दीजिए, कितना हुआ 2, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी 2 होगी बच्चे। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। यहाँ देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का अपेक्षित द्रव्यमान कितना होता है, तो बच्चे सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, और SO2 मतलब क्या हुआ 32 ग्राम प्लस क्या हुआ 32 ग्राम, तो कुल मिलाकर के क्या हुआ 64 EU हो जाएगा। और 64 को EU को क्या बोलेंगे, ध्यान में रखिएगा, इसको एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। और एक एटॉमिक मास यूनिट, एक AMU बराबर क्या होगा 1.66 इंटू 10⁻27 kg होता है। तो ध्यान में रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। यहाँ देखिए PbO प्लस HCl, PbCl2 प्लस H2O, ठीक है, समीकरण पर ध्यान दीजिए। तो उस समीकरण को संतुलित करने के लिए कितना लेना पड़ेगा। अब देखिए बच्चे, यहाँ अगर हम 2 ले लेते हैं, यहाँ देखिए 2 ले लेते हैं तो क्या होगा, तो PbCl2, तो Cl पे होगा भाई, ये भी बैलेंस हो गया, PbO भी बैलेंस हो गया। तो ये आपको कितना मोल लेना पड़ेगा, तो 2HCl लेना पड़ेगा, 2 मोल लेना पड़ेगा। किसका, तो आपको जल HCl का 2 मोल लेना पड़ेगा, तभी जाकर के यह अभिक्रिया संपन्न होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए SO2 के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु होंगे। तो आपको पता है बच्चे कि सल्फर SO2 में कितने परमाणु होते हैं। यहाँ ध्यान में रखिएगा कि 0.6 अणु में सल्फर के कितने, तो आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23, और ये एक अणु में होता है। तो 0.6 अणु में कर दीजिए गुना, क्या हो जाएगा 6 के 36 हो गया, 36.022 ठीक है इंटू 10⁻ क्या हुआ 23। तो अब क्या होगा 3.6 इंटू 10⁻ क्या होगा 24 आ जाएगा। तो अगर हम इसको ऐसे करें तो 36.13 गड़बड़ है, 30 गड़बड़ है, और ये होना चाहिए 24 आना चाहिए बच्चे। तो ये 24 नहीं दिया है, तो 0.6 अणु है ना, तो ये पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, पॉइंट उड़ाएंगे तो 10 आएगा, 6 के 36 यहाँ, ठीक है। 3.6 इंटू 10⁻ क्या हुआ 23 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा 3.613 इंटू 10⁻23। एकदम फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि देखिए SO2 के एक अणु में कितने परमाणु, तो एक अणु यानी एक मोल हो गया में कितने परमाणु, एक अणु द्रव्यमान में कितने परमाणु 6.022 इंटू 10⁻23, इसीलिए 0.6 कहा रहा था, उससे गुना कर देंगे तो निकल जाएगा 3.613 इंटू 10⁻23। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। C12H22O11 का रासायनिक सूत्र है। किसका रासायनिक सूत्र है बच्चे, तो यहाँ देखिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6, ठीक है, C6H12O6 होता है। और यही फ्रुक्टोज का भी रासायनिक सूत्र होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लैक्टोज का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है, ध्यान में रखिएगा बच्चे। और ठीक है, फ्रुक्टोज को हम सबसे मीठा शर्करा कहते हैं। ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, यहाँ ग्लैक्टोज है ना, तो ग्लैक्टोज का अलग सूत्र होगा, ठीक है, लेकिन आपको सुक्रोज का, लैक्टोज का इत्यादि का सूत्र क्या होगा, यही होगा बच्चे। ये एकदम ध्यान में रखना है, क्या होगा, तो ध्यान में रखिएगा C12H22O11 इसका सूत्र हो जाएगा। चलिए, तो किसका होगा, लैक्टोज का, ठीक है, सुक्रोज का इत्यादि का सूत्र होगा। फ्रुक्टोज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कीटो शुगर भी कहते हैं, कीटो शुगर भी कहते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा, कीटो शुगर कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रबल अम्ल तथा कमजोर क्षार के लवण को प्रबल अम्ल, देखिए अम्ल क्या है, प्रबल है, प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है। और क्या हुआ, तो निर्बल क्षारक है, निर्बल क्षारक यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, ठीक है, वे क्षारक है। तो इसके द्वारा बना हुआ जो भी लवण होगा तो उसका क्या हो जाएगा बच्चे, लवण जो भी होगा उसका क्या हो जाएगा, तो लवण जो भी होगा वो क्या बनेगा, अम्लीय लवण। कौन सा लवण, अम्लीय लवण का निर्माण होगा। और अम्लीय लवण का पीएच मान हमेशा 7 से क्या होगा, लेस देन 7 होता है, याद रखिएगा, लेस देन 7 होगा। तो यहाँ पर 0 है, ठीक है, 6 है, 7 है, तो क्या होना पड़ेगा, तो बच्चे ये ध्यान में रखिएगा कि ये हो जाएगा कौन सा, तो बच्चे ये प्रबल अम्ल तथा कमजोर क्षारक का जब भी बनेगा वो पीएच हमेशा 7 से क्या होगा,
कम होगा, ये अम्लीय लवण होगा। तो 6 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, उतना तो होगा ही नहीं, लवण है, इसीलिए 6 के आसपास होगा। 243 का सी नंबर आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि तत्व M के एक परमाणु का द्रव्यमान 3.15 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम है तो परमाणु द्रव्यमान होगा। परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, इतना है, तो कोई बात नहीं है बच्चे। क्या करेंगे, तो आपको पता है कि एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 1 mu 1.66 इंटू 10⁻20, ठीक है, 7 ग्राम या 24, ठीक है, ग्राम हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कीजिए, इसको 3.15 ध्यान दीजिएगा, 3.15 और 3.15 और क्या करना पड़ेगा, तो बच्चे आपको पता है कि इतना AMU होता है, और ठीक, एक AMU में कितने परमाणु होते हैं बच्चे, एक AMU में कितने परमाणु होंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होंगे, परमाणु होते हैं। तो अब हमको क्या कह रहा है, यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, इतने परमाणु होंगे। तो चूंकि एक परमाणु द्रव्यमान बोल रहा है निकालने के लिए, तो परमाणु द्रव्यमान निकाल लीजिए। एक परमाणु का द्रव्यमान आपको पता है, और 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु का द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। तो 23 परमाणु का द्रव्यमान निकाल लीजिए, गुना क्या करेंगे, 1.66 गुना क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है 3.15 इंटू 10⁻23 ग्राम, ये इसको काट दीजिए। अब गुना कीजिए, 6 6 5 30 के 0 हाथ में कितना बचा, 3, और 6 6 3 9 और 6 3 18, 18.90 के आसपास आएगा, यानी 18.97 आपको क्या हुआ, परमाणु द्रव्यमान होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां देखिए, ये एक परमाणु का द्रव्यमान दिया हुआ है, और आपको परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए आपको पता है एक मोल में कितने परमाणु, तो 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होता है, और एक परमाणु का द्रव्यमान आपको पता है कितना है, इतना है। तो बच्चे इसको गुना कर देंगे तो यही क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान, यानी एटॉमिक मास आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड को जोड़ने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, और यह संयोजन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया बच्चे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अभी तुरंत मैंने बताया था कि प्रकाश या उष्मा के प्रभाव द्वारा, ठीक है, आपको यदि 2 या 2 से अधिक घटकों में टूटता है तो उसको अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। दोगुना विस्थापन अभिक्रिया, ये गड़बड़ है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, यानी अधिक क्रियाशील धातु अगर कम क्रियाशील धातुओं को विस्थापित कर देगा तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिक्रियाशील धातु कहते हैं। यहाँ देखिए क्या होगा, ऑक्सीजन का 1 ग्राम आणविक द्रव्यमान 32 ग्राम है, कोई बात नहीं। ऑक्सीजन का घनत्व, ऑक्सीजन का ग्राम आणविक आयतन ज्ञात करें, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। हमको आयतन निकालना है, V बराबर क्या हुआ, m बटे रो, कोई दिक्कत नहीं है, m बटे रो, तो ये 32 हो गया, और ठीक है आपको 1.429 भागा दे दीजिए, निकल जाएगा कितना, 22.4 लीटर। तो ऐसे भी ग्राम आयतन कितना होता है, तो 22.4 लीटर होता है। बच्चे याद रखिएगा, 1 मोल गैस का एसटीपी पर आयतन कितना होगा, तो 22.4 लीटर होता है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, यहां देख लीजिए, ठीक है, दी गई रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करें। CH3 CH2OH और O2 है बच्चे। यहां देखिए क्या हुआ, तो इथाइल अल्कोहल है, उसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे। जब भी इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो वो किसका निर्माण करेगा, तो बच्चे वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बाहर निकालता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2CO2 प्लस 3H2 प्लस ऊर्जा। याद रखिएगा, CH3 CH2OH है, और इसको 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ हम अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो ये क्या बनेगा, 2CO2 प्लस क्या, 3H2O प्लस क्या, ऊर्जा अत्यधिक परिमाण में बाहर निकालेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी विलयन का pH 7 से बढ़कर 14 होता है तो यह विलयन डैश आयन सांद्रता प्रदर्शित करता है, तो यह OH माइनस आयन सांद्रता प्रदर्शित करेगा। आपको पता होगा कि pH का मान, ठीक है, pH का मान ग्रेटर देन अगर 7 हो जाए तो उसमें OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, और ऐसे विलयन को हम क्षारीय विलयन, क्या बोलेंगे, क्षारीय विलयन कहते हैं। एकदम याद रखिएगा, क्षारीय विलयन कहते हैं। और यदि pH का मान 7 के बराबर हो जाए तो इसको उदासीन बोलते हैं, क्या बोलेंगे, उदासीन विलयन कहते हैं। और यदि pH का मान 7 से कम हो जाए तो इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, और ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, तो अम्लीय विलयन कहते हैं। तो याद रखना है इन सब चीजों को। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए SO2 के 0.7 मोल में सल्फर के कितने परमाणु है। आपको पता है बच्चे कि SO2 के, याद रखिएगा, SO2 के में कितने होंगे, तो एक मोल में कितने, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, और आपको 0.7 मोल बोल रहा है, निकाल लीजिए ना। तो
6.022 इंटू 10⁻23 गुना 0.7, तो ये हटाइए, 10 यहाँ दीजिए, ऊपर ले जाएगा 10⁻20, 7 छः 42, 42 गुना 10⁻23 क्या आ जाएगा 4.22 इंटू 10⁻23। देखिए कि कहाँ पर है 4.215 इंटू 10⁻23 परमाणु, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या होगा ए नंबर आंसर होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बच्चे लोग, यहाँ याद रखिएगा, समझे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। ठीक है, यहाँ देखिए प्रोपीन, प्रोपीन यहाँ देखिए 1 2 3 सही बात है, प्रोपीन होगा, 3 तो कार्बन है और 1 पर इन है, तो प्रोपीन सही है। यहाँ देखिए पेंटेन, अब देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, एक पेंटीन होगा क्योंकि एक डबल बॉन्ड है तो ENE लग जाएगा, सही है ये भी। इथीन देखिए, ठीक है, ये देखिए ये CH2 ये गड़बड़ हमको लग रहा है, यहाँ 2 होना चाहिए था, तो 1 2, चलिए इथीन, इथीन तब ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर CH3 है, यहाँ देखिए 1 2 3 4, तो CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 और CH2 2 4, ठीक है, तो ये सही है, ये सही है बच्चे, तो ये गड़बड़ हो गया आपको, ये आंसर हो जाएगा सी नंबर। Which of the following is correctly matched? Which of the following is correctly matched? Correctly matched. Propene, PROPENE, propene. तो CH2, चलिए ये गड़बड़ है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ज्यादा है। यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, ये CH3 CH2 CH2 ये सही है बच्चे। यहाँ देखिए CH2 CH3 ये तो सही नजर आ रहा है। ब्यूटीन देखिए, ब्यूटीन CH3, ठीक है, CH2, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2 4 हो ही गया, सही है। 1 2 3 इधर इधर आ गया, इधर इधर आ गया 4, तो ये भी सही है, ये 2 सही है बच्चे। इस ऑप्शन में क्या होगा कि 2 आपको सही नजर आ रहा है हमको, ठीक है। 250 का देखिए क्या होगा, तो 2 आपको सही नजर आ रहा है। कौन कौन, ये ब्यूटीन भी सही नजर आ रहा और रुकिए पेंटीन 1 2, हाँ यहाँ गड़बड़ है, ये गड़बड़ हो गया, ठीक है, ये भी गड़बड़ हो गया, ये भी गड़बड़, सही केवल क्या है डी नंबर ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन आपका केवल और केवल सही है, बाकी सब गड़बड़ है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, यहाँ देखिए, ठीक है, एक बार और देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहां देखिए क्या कह रहा है, जरा देखिए इसको, ये प्रोपीन 1 2 3 सही है भाई, प्रोपीन ये करेक्टली मैच्ड बोल रहा है। CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2, यहाँ देखिए CH3 CH2 प्रोपीन 1 2 3 प्रोपीन, प्रोपीन तो एक पर इन है और ये प्रोपीन है, तो बच्चे यहाँ देखिए 2 1 3 और ये 2 ठो 5 हाइड्रोजन होगा, ये गलत हो गया। चलिए जरा इस पर बात करिए, वो 1 2 3 4 5, तो पेंटीन सही है, ठीक है। अब पेंटीन में क्या होगा, तो यहाँ देखिए CH, तो यहाँ पर CH2 लेना पड़ेगा आपको, तभी जाकर के सही होगा, तो ये गलत हो गया। फिर आते हैं यहाँ देखिए CH2, ये CH2 लेना पड़ेगा, तो ये गलत हो गया। अब क्या होगा, केवल एक सही होगा, 1 2 3 4, तो बच्चे CH2 CH CH2 CH CH3 ये सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। क्यों बच्चे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर आपको पता है कि जब भी कार्बन की बात करते तो कार्बन में टेट्रा वैलेंसी होनी चाहिए, टेट्रा वैलेंट कंपाउंड होना चाहिए। यहाँ CH2 है, तो ये देखिए 2 और 2 4, इस कार्बन का पूरा है। यहाँ देखिए जरा इसका देखिए 2 और 1 3 और ये एक हाइड्रोजन है 4, इसका पूरा है टेट्रा वैलेंसी। जरा इसमें बात करते हैं, तो यहाँ देखिए क्या है, तो 1, ठीक है, 1 2 भाई, ठीक है, एक हाइड्रोजन 3 ही हुआ, कैसे हो जाएगा, गलत हो जाएगा इसीलिए। यहाँ देखिए CH2 यहाँ 3 और 2 5 हो जाता है, ये गलत है, इसीलिए टेट्रावैलेंट ही होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ देखिए CH2 है बच्चे, तो 2 इस कार्बन का बात कर रहे हैं, इस कार्बन का, तो यहाँ देखिए 2 4 एक क्या हुआ 5 हो जाएगा, तो ये गड़बड़ होगा, ऐसा नहीं होगा क्योंकि टेट्रा वैलेंसी होती है। चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चे, ये आज का सेशन खत्म होता है।
पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है आजकल नेट में, ठीक है, दिक्कत हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।